5 से 6 लाख रुपए आराम से वो बचा सकता है खर्चा काट के। अगर वो 2 लाख रुपए भी खर्चा निकालता है तो भी वो 4 से 5 और 6 के बीच में आराम से शुद्ध मुनाफा बना सकता है। 4 फसलें होती हैं और चारों फसलें जो है ना अलग अलग टाइम पे अपना परफॉर्मेंस देती हैं। 20 दिन के बाद में हमारी पत्ती वाली सब्जी निकलने लग जाती है, लगभग लाख रुपए हमें वो दे देती है। ये जो लता वाली फसलें हैं जो ऊपर लगी होती हैं, ये हमें लगभग 1.5 लाख रुपए एक साल भर में दे जाती हैं। फिर उसके बाद जो हमारी फ्रूट वाली क्रॉप होती है तो वो भी लगभग हमें 1.5 लाख रुपए आराम से साल भर का दे जाती है। फिर हमारी लास्ट में बचती है कंद वाली फसल, जो मोटा पैसा हमें देते जाती है, जैसे अदरक हुआ, हल्दी हुआ। साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। कम खेत में ज़्यादा उपज कैसे ली जाए? अगर आपके पास ज़मीन कम है तो वो कौन सी खेती करें, वो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी विधि अपनाएं कि आपको उपज ज़्यादा मिले, आपको लाभ ज़्यादा हो। उसका एक जरिया हो सकता है मल्टी लेयर फार्मिंग, और उसका ब्रांड बन चुके हैं आकाश चौरसिया। मैं अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले में हूँ और हमारे साथ आकाश भाई हैं। स्वागत है आपका बहुत। और इन्होंने जो पिछले 10-15 वर्षों में जो काम किया है वो आप अलग अलग चैनलों पे देखते आए होंगे। मैं जिस जगह पे हूँ, जिस फार्म पे इनके आया हूँ, यहाँ पे जो ये आप खेत दे रहे थे 16 खेत हैं यहाँ पे, और हम आज उन 16 के 16 खेतों में जाएंगे, देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं वो मल्टीलेयर फार्मिंग, कैसे वो 1 एकड़ में एक साथ कई फसलें उगा रहे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। आकाश भाई थोड़ा यहीं से बताइए अपनी विधि, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये मल्टी लेयर फार्मिंग टेक्निक है, और इस टेक्निक का जो दिमाग में हमारे थॉट आया जब हमने अपना कैरियर खेती में शुरू किया, तो हमारे पास बहुत कम ज़मीन थी, किराए की ज़मीन लेके हमने शुरू किया था। तो 10 डिसमिल ज़मीन से हमने अपना काम शुरू किया। फिर जब हम शहर आए तो हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को देखा, तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि जब एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना के लोग रह सकते हैं, तो हम खेत में अगर हमारे पास ज़मीन कम है तो हम क्यों ना एक के ऊपर एक फसल उगाएं। तो कैसे, ये दिमाग में सब ये चल रहा था। तो हमारी पान की पैतृक फार्मिंग हमने बचपन से देखी है, की भी है, तो उससे हम कनेक्ट रहे हैं। तो वहाँ से हमने इस आइडिया को क्लब किया, और बहुत सारी किसानों की इस बीच में हमें समस्याएं भी पता चली। लोगों ने कहा कि पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है गर्मी के टाइम में, लोगों के पास ज़मीनें भी कम है, ये तो हमारा ही एक बड़ा मुद्दा था। तो लोगों ने भी बताया कि ज़मीन भाई कम है। फिर लोगों ने कहा बाज़ार में बेचने की समस्या होती है। फिर लोगों ने कहा खरपतवार बहुत होते हैं। फिर कहा कि कीड़े बहुत लगते हैं प्राकृतिक खेती में। फिर मौसम परिवर्तन का बुरा असर होता है फसलों में, और भी तमाम तरह की ऐसी समस्याएं लोगों ने अपने अपने अनुभव के तौर पे बताई। तो इन सब को आपस में क्लब करते हुए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को फार्मिंग में आजमाते हुए ये तकनीक को हमने तैयार किया। और इस विधि में हम एक साथ एक ही ज़मीन पर 4-5 फसलें उगाते हैं। और इस तकनीक का बेसिक जो सिद्धांत है वो है ढांचा, और ढांचे के साथ होती है फसलों के कॉम्बिनेशन। आप एक ढांचा बनाते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और उसको 5 लोगों को 1000 स्क्वायर फीट देनी है, तो ये संभव ही नहीं है। उसको बांटना पड़ेगा ज़मीन को, या फिर उस पर ढांचा बनाना पड़ेगा। तो आप अगर 5 स्टोरी उस पर फ्लैट बना देते हैं तो हर एक को अलग अलग फ्लैट दे के, और 5 मतलब सबको 1-1 हज़ार दे सकते हैं 5 लोगों को। बस वही काम यहाँ पर हमने किया कि अलग अलग फसल को अलग अलग जगह पे ग्रो करने के लिए ये ढांचा बनाया, जिसमें हम अलग अलग फसल को अलग अलग जगह पर उगने के लिए और उन्हें फैलने के लिए जगह दे पाएँ। बेसिकली हम फसलों को एक साथ एक ज़मीन पर लगाएंगे तो उनको हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ, तो उसके लिए ढांचा रिक्वायरमेंट है। दूसरा, फसलों के कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि कौन सी फसल को हम ऊपर लगाएंगे, कौन सी फसल को नीचे लगाएंगे, कौन सी फसल को मध्य में लगाएंगे, और कौन सी फसल को सबसे टॉप में लगाएंगे। ये सारा फसलों का समायोजन बहुत ज़रूरी है। और इन फसलों के समायोजन हेतु हमने बहुत सारे लगभग प्रयोग किए। लगभग 4700 प्रयोग टोटल अभी तक हम कर चुके। 100 प्रयोग कर चुके हैं 15 सालों में। और उसमें से जो है ना लगभग 370 प्रयोग ही अभी तक सफल हैं। और वो 370 मॉडल जो है ना, जिन पे हम लगातार काम करते हैं, जैसे कि अभी हमने एक कॉम्बिनेशन देखा, ये एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे काली हल्दी है, धनिया का पत्ता है, ऊपर गिलकी है, कुंदरू है और पपीता है। अगर ये 5 एक साथ में फसलें होती हैं तो ही ये फसलें एक दूसरे का सहयोग करेंगी और ये बेहतरीन तरीके से उगेंगी। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये पूरा रिसर्च का टॉपिक है। बेसिकली हम तो किसान हैं, लैब नहीं है हमारे पास, परंतु हमने जो है ना प्रयोगात्मक तौर पे इन फसलों को लगा के देखा, फिर इनके बाद भी और दूसरी फसलों को लगा के देखा। तो इन 4 को जब लगा के देखा, इन 5 को लगा के देखा, तो ये बढ़िया हो गया।
तो हमें लगा कि ये करने से ये मॉडल सफल है, तो हम हर साल इनको लगाते हैं फिर, तो ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो इसमें एक कंद वाली हम फसल को लेते तो हैं। नीचे धनिया है आपने कहा है। जी, यहाँ पर जो है ना एक कंद वाली फसल, बेड बनाया आपने। ये बेड बनाया, ये 4 फीट हाइट का है और इसमें बीच में 1 फीट का निकलने का रास्ता है और इसमें ज़मीन के अंदर एक कंद वाली फसल काली हल्दी लगाई है। सरफेस पर हमने ये पत्ती वाली सब्जी के रूप में धनिया पत्ता बोया है। बीच में जो है ना हमने 3 तार लगा के ये गिल की तोरई लगाई है और स्ट्रक्चर पे जो है ना हमने ये कुंदरू की फसल लगी हुई है। हर एक बैम्बू पे जाके ये ऊपर फल रही है और फिर 15 बाई 15 फीट पर हमने ये पपीता लगाया है जो स्ट्रक्चर के ऊपर निकला हुआ है। तो ऐसे करके सबसे टॉप फ्लोर पर फल वाली एक फसल, लता वाली फसल इस पर और एक लता वाली यहाँ पर, पत्ती वाली ज़मीन के सरफेस पर और कंद वाली इसके नीचे। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं इनको लेकर के, बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं और जी। पहले सबसे पूछा, अगर हम पपीता इतने ऊपर है वो जी। तो किसी ने आपके यूट्यूब पे ही पूछा है जी। कि ये पपीता इतने ऊपर तोड़ते कैसे हैं? इसके लिए हमने सर एक छोटा सा औजार बनाया है 25-30 रुपए खर्चा करके, और उसमें एक बाम्बू लिया अपन ने, और जैसे हमारे पहले जो पुराने ज़माने में माइक आते थे, स्पीकर चुंगा टाइप में आता था, तो हमने पतली प्लेट के चद्दर को हमने ऐसे फोल्ड करके उसका चुंगा बनाया है और वो चुंगे को जो है ना हमने बैम्बू पे फिक्स करके और उसको कील से फिक्स कर दिया। हाँ, और उसमें ऊपर से एक कपड़ा लगा दिया ताकि पपीते का फल वो प्लेट से डैमेज ना हो, ब्लेड से डैमेज ना हो, और फिर जाके हमें जो भी फल तोड़ना है उसी फल पे हम रखते हैं और वो फ्रूट उसमें आ जाता है। जब 2016 में पहली बार 15-16 के आसपास आगाज जी। की स्टोरी हम संस्थान पे हमारे की गई, उस समय हमारे जो सबसे इंटरेस्टिंग हमको ये लगा कि इन्होंने जो मॉडल विकसित किया था मल्टी, उसमें ये एक बहुत खास था कि खरपतवार बहुत बड़ी समस्या होती है और वो उसको मैनेज कर रहे थे। मैनेज किस तरह से कर रहे थे, इन्होंने हमें ये बताया कि हम साथ में ये भी कर रहे हैं कि जैसे साथ मेथी लगी हुई है, ये कस्तूरी मेथी है सर। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी दिखाया कि हम इससे सिर्फ ना खरपतवार रोक रहे हैं बल्कि नमी भी रोक रहे हैं। जी। थोड़ा उसके बारे में बताएं। और ये मॉडल जी। तो हम देख ही रहे हैं कि आपने क्या इसमें सर देखिए कस्तूरी मेथी लगी है, अभी अप्रैल एंडिंग का समय चल रहा है और इस समय पे जो है ना ये कस्तूरी मेथी उगाना अपने आप में चैलेंज का काम है, जबकि इस पद्धति के अंदर ये बहुत सहजता से उग रही है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रास्ते में जो हम चल रहे हैं ना, तो ये मिट्टी में क्रैक आ गए हैं, मिट्टी सूखी हुई है, ड्राई है, लेकिन जब आप यहाँ पर हाथ डालेंगे तो देखिए कितनी इसके अंदर नमी है, आप इसका लड्डू बना सकते हैं, इतना मॉइस्चर है। क्यों? क्योंकि ये जो पत्ती वाली सब्जी है ना, ये जो है ना क्या कर रही है, सनलाइट को मिट्टी पे नहीं पड़ने दे रही है, पत्तियों पे सनलाइट पड़ती है, तो पानी का जो इवापरेशन है ना वो रोक देती है ये। तो ये पहला काम करती है कि खरपतवार नहीं होने देती, दूसरा काम करती है कि नमी को उड़ने नहीं देती है, मॉइस्चर बना रहता है। तो इससे हमें लगभग, हमने पूरा डाटा बनाया इन सफ़र सालों में, 70 से 80% हम पानी बचा लेते हैं इस पत्ती वाली सब्जी से। माइक्रो इरिगेशन आपने अपनाया, अलग बात होगी, अलग बात है, वो पानी बचाने के लिए अलग उपयोग किया और साथ में 70% पानी बचाया और 30% पानी में 4-5 फसलें उगा ली। तो एक फसल को तो कुल 7-8% ही पानी की ज़रूरत है। और नमी बनी रहने से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी होती है और मिट्टी में पोरोसिटी बनी रहती है और जल धारण क्षमता भी इसकी बारिश के टाइम पे बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ में सर एक चीज़ और हमने देखा है कि जब हम इसको पत्ती वाली सब्जी को लगाते हैं तो इसको हम जड़ समेत निकालते हैं इस तकनीक में। तो जड़ समेत निकालेंगे तो मिट्टी के साथ में ये उखड़ेगी और जब मिट्टी उखड़ेगी तो निश्चित तौर पे मिट्टी में पोरोसिटी डेवलप होगी और एरिएशन बढ़ेगा, तो नीचे की फसल को और अच्छा निकलने में सहायता मिलेगी। तो ये इसके बड़े बेनिफिट्स हैं और हमें एक फसल भी मिल गई। अभी कस्तूरी मेथी का रेट हमारा बाज़ार में, हम गुजरात भेज रहे हैं, 100 रुपये किलो जा रही है। तो ये मॉडल के अंदर देखिए आप कितना पूरा भरा हुआ है कस्तूरी मेथी। और जी, और अभी जो है ना यहाँ पे कुकुम्बर भी चालू हुआ, आज होम डिलीवरी का दिन है, हर रविवार को जो है ना हमारी डिलीवरी होती है। ये देखिए ये देसी खीरा है और इसकी स्किन में जो है ना, इसकी स्पेशलिटी है, इसके स्किन पे कांटे होते हैं, ये देखिए है ना, ये कांटे होते हैं और ये बहुत देसी खीरे की पहचान बता रहे हैं आकाश जी ये बहुत ये टेस्टी भी होता है और इसके अंदर हल्का सा गोल्डन कलर होता है। देखिए कितना बढ़िया, अभी आज ही टूटे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ये कंटिन्यूसली जो है ना, क्योंकि लोग रेगुलर फार्म पे आते हैं और लगी हुई सब्जियों को खुद से ही तोड़ के लेके जाते हैं। जी, और शहर के लोग भी यहाँ आते जी होंगे, जी जी वो जी देखते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे इनसे, ये हमें इस बारे में जानकारी मिली थी
क्योंकि जब आप गौ आधारित खेती की बात करते हैं, जब आप प्राकृतिक नेचुरल जी। फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक तरफ जाते हैं और ये तो हर बात में लेते, तो ऐसा लगता है कि हम जो नई पद्धतियां हैं उनसे हम दूर हट रहे हैं। लेकिन हमने जी। देखा कि आपने माइक्रो इरिगेशन का, जी। इवन जो फॉगर भी करेक्ट। लगा रखे हैं, नीचे जी। ड्रिप लाइन भी पड़ी हुई है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी। चलो आपकी समावेश बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे जी, आप जी। चल रहे होगे बिल्कुल। उनका नज़र आएगा। ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ में हमें आधुनिक विज्ञान को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना हम इस ज़माने में सफल हो पाएँगे। तो देखिए ये सारी जो मेथड है हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए अध्ययन और रिसर्च का परिणाम है। अब लेकिन अगर इस रिसर्च और परिणाम में अगर हम आधुनिक विज्ञान नहीं जोड़ेंगे, तो ये कहीं न कहीं समय से पीछे होगा। जी, हम जी। इसलिए अलग-अलग रो देख रहे हैं कि उस पे जी। जा रहे हैं ताकि आप ये देख पाओ। यहाँ पे एक बहुत इन्होंने जिक्र भी किया है और मैं भी बता दूं कि एक बार जल्दी कराइए। एक फसल का जो वो है ना कि किसके साथ कौन सी फसल जाएगी। जी। अगर आप अरहर के साथ जो है उड़द लगा दोगे तो हो सकता है दोनों फसलें ना हो पाए, उनको नुकसान हो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अरहर के साथ जी। अगर आप कोई ऐसी फसल लगाते हो जो जी। अरहर के साथ उग जाए तो आपका वो जो जाती। यहाँ पे इन्होंने 3-3, 4-4 फसलों का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है और हम उन पे आपको ये फोटो भी दिखाएंगे और उन पे आगे चर्चा करें। फिलहाल आपको ये जो विवेकानंद फार्म आपका है वो दिखा दें यहाँ पे कि वो जी। कैसे किया है। ये जी। पालक है, हमें लग रहा है ये पालक का कॉम्बिनेशन है। पालक इसमें और पीली हल्दी। इसमें नीचे पीली हल्दी लगी हुई है रूट क्रॉप के रूप में, और पत्ती वाली सब्जी के रूप में पालक लगी है, और कुंदरू और पपीते की फसल इसमें ऊपर के रूप में लगी हुई है। तो ऐसे ये एक कॉम्बिनेशन है। फिर वापस ये कॉम्बिनेशन है नॉर्मल मेथी का। तो यहाँ पे ये नॉर्मल मेथी लगभग निकल गई है मैक्सिमम। ये वापस जो है ना कस्तूरी मेथी का कॉम्बिनेशन है। कसूरी मेथी सुखा के लो देखा कितना हाँ। कितना महंगा बिकता जी, है जी, जी, और जी। वो 600 रुपए किलो रेट जाती है सर ये कस्तूरी मेथी सूखने के बाद, 600-700 रुपए किलो। और अभी गीले में ही ये 100 रुपीज़ किलो जा रही है। तो काफ़ी अच्छा है। अभी देखिए मतलब एक भी पत्ता इसका गड़बड़ नहीं है। इतनी गर्मी में मतलब ठंडी की फसल उगा रहे हैं इस मॉडल के अच्छा। अंदर। हम जी। आगे और बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें जी। करेंगे, अभी पूरा देखना बाकी रह गया है। जी। अक्सर जब हम इस तरह के मॉडल की बात करते हैं लोग जी। पूछते हैं कि हमारा जी। अगर किसी के पास 1 एकड़ का, वो जी। भारत का एक पैरामीटर है। अगर जी। किसी के पास 1 एकड़ का फार्म है, जी। वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जी। ठीक है, जी। उसमें कितना खर्चा आएगा? सर देखिए खर्चा निर्भर करता है ना कि किसान के पास क्या साधन है, क्योंकि इस मॉडल को हमने पूरी तरह से सस्टेन रखा है और इसको कोई मैकेनाइजेशन नहीं और मशीनरीकरण और वैसे नहीं किया है ऑटोमाइजेशन कि ये पाइप है, ये पोल है, आपको फैक्ट्री से लेना पड़ेगा या ये किसान खुद खेत पे उगा सकता है। इसमें बाम्बू है, लकड़ी है, भारत सरकार का बैम्बू मिशन चल रहा है, उसके थ्रू कितनी सब्सिडीज सरकार दे रही है। लोग बांस लगा ले 3 साल के बाद जो है ना उनके पास खुद का मटेरियल ये हो जाएगा। और ये इसमें वायर बस केवल बाहर से लेना पड़ता है। हालांकि पहले जब हमने शुरू किया था इस तकनीक को, पूरा मॉडल बनाया था, तब हम इसमें बैम्बू की बंच फाड़ के ही लगाते थे। लेकिन वक्त के अभाव के चक्कर में हम ये तार जो है ना जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। तो ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट का नहीं होता है, लगभग 125 किलो के आसपास लगता है। तो 20,000 रुपये की कॉस्ट होती है इसकी 1 एकड़ के लिए। और अगर बांस भी तार की, और अगर बांस अगर बाहर से खरीदना पड़े तो मोटा मोटी सब जगह कॉस्ट अलग अलग होती है। 300-400 बांस लगेंगे मान लो। नहीं, 1 एकड़ में जो है ना 10 फीट हाइट का लगभग 1450 पोल लगते हैं टोटल, क्योंकि इन्हें हम 5x6 पर लगाते हैं, क्योंकि हमें ये क्रीपर्स भी ऊपर ले जानी तो होती हमने है। जो इस लाइन से लाइन की दूरी जी। हमने रखी है वो 5 फीट 5 फीट रखी 5 है फीट और जी। इस बांस से इस दूसरे बांस की जो दूरी है वो 6 फीट है। वो 6 फीट रखी और ये पूरी साइंटिफिक तरीके से रखी गई है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें स्ट्रक्चर को साधना है, इसका उद्देश्य ये भी है कि जो ये लता वाली फसल जाएगी इसके सहारे, वो कितने दायरे में फैलेगी और क्या वो 5x6 फीट के एरिया को कवर कर पाएगी। वो सब चीज़ें सोच के और प्रॉपर प्लानिंग करके इसका दूरी 5x6 फिक्स किया गया। जो बांस या बैम्बू लगे हुए हैं ये सिर्फ सहारा देने का एक जरिया नहीं है, बल्कि हर एक के साथ एक अलग तरीके का बीज है, अलग पौधा है जो ऊपर जाएगा। वो करेला होगा, वो कुंदरू होगी, वो लौकी होगी, वो तराई होगी, वो कद्दू होगा, वो खबहा पेठा होगा। तो इसलिए उसको, और एक बीज कितनी दूर तक फैल सकता है, कितना रेडियस लेते उसके हिसाब से ये बनाया गया। फिर मोटा मोटी मानते हैं कि हम 20,000 रुपये का तार हो गया जी, 10-20,000 रुपये का बांस मान लें। बांस सर थोड़ा ज़्यादा का, क्योंकि कहीं पे 20 रुपये का भी पीस होता है, कहीं पर 50 रुपये का भी होता है, तो लगभग 40,000 रुपये के बजट में मोटा मोटी एवरेज ये 1 एकड़ का बांस हो जाएगा। तो, ये हो गया 40,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये तार के हो गए जी।
और 10,000 रुपये 15,000 बनवाई हाँ, लगभग जो है ना आप मोटा-मोटी 10,000 रुपए 15,000 रुपए मोटा-मोटा पकड़ लीजिए। और थोड़ा एक अगर फूस या कुछ खास पतवार हाँ, लेकर तो के ये आते हैं जो 5-1 सबके होता हज़ार नहीं रुपए है। का खर्चा है, ये बहुत बड़ा नहीं होता है। तो सब मिला के जो है ना 17,000 रुपए के बजट में 1 एकड़ का मॉडल ये आराम से बनाया जा सकता है। ओके। तो है ना? हमने जब सब कुछ जोड़ा है, जब ये हम उनके माँ जिनके पास बाँस भी नहीं है, जिनके पास खरपतवार भी नहीं, जिनके पास तार भी नहीं है, उन सब के लिए 70 से 80 हम और बढ़ा देते हैं, 80,000 रुपये मैक्सिमम। 10,000 में हम और एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये बिल्कुल भी चीज़ें नहीं होती, तो जी, 80,000 रुपये। और तो 80,000 रुपये का ये मॉडल जी। कितने साल तक सस्टेन करेगा? ये लगभग सर वैसे तो चलता है 6 साल 5 साल तो इसकी मिनिमम लाइफ है। लेकिन ये रेगुलरली अगर रिपेयर होता रहे तो ये फिर चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा होता है जैसे ये पोल है ये थोड़ा कमज़ोर है तो ये 3 साल में सड़ जाएगा या 4 साल में सड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसकी हाइट 3 फीट ऊपर और निकाल के रखते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो ऊपर हाइट निकलती है तो उससे मांसाहारी चिड़िया उसको स्टैंड या कुर्सी समझ के बैठती है। तो 1450 पोल लगे हुए हैं पूरे स्ट्रक्चर में। सारी चिड़ियाँ सुबह से आके इन पोलों पे बैठती हैं और देखती हैं कि कहाँ हमारी फसलों में उनका भोजन है। तो वो अपनी फसलों में माहू, मकड़ी, इल्ली या जो भी उनके कीड़े होते हैं वो चुन के खा के और उस पे बैठ के खाती हैं। ये हमने अक्सर रोज़ देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये ऊपर निकाल के रखते हैं। फिर जब ये पोल ज़मीन के अंदर वाला सड़ जाता है तो इसी पोल को हम थोड़ा नीचे उतार यानी देते हैं। पूरे को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरे आपको। को नहीं बदलना पड़ता है। तो ये पोल अब जैसे मान के चलो ये 6 साल हमने चला लिया, तो फिर उसके बाद ये पोल हमने चेंज कर दिया। लेकिन अगला वाला पोल थोड़ा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो 7-8 साल चल गया, तो उसको चेंज नहीं किया पर इसको नया कर दिया। अब ये 7-8 साल चलेगा और फिर वो अगले साल चेंज होगा। तो ऐसे जो है ना अगर 3 साल तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता। 3 साल के बाद आपको चेक करना होता है कि कौन सा पोल गड़बड़ हो गया। तो हर साल अगर आप 50-100 पोल रिपेयर करते जाते हैं तो ये हमेशा नया बना रहता है स्ट्रक्चर। अच्छा, तो आपने तो बहुत सारे मंथन के लिए जी। एक होता है सार्वभौमिक चीजें जो जी। ज्यादातर लोग कर सकें, जी। है ना? हमने रिसर्च आपने 4300 आपने प्रयोग किए और जी। 300 सफल हुए, जी। 4,000 जी। 50 4700 टोटल। 4700 किए और जी। 300 यानी कि जी। 4400 हमारे वो फेल। नाकाम रहे या फिर उसमें जी। सुधार की गुंजाइश रही। जी, जी, जी। तो ऐसे में हम ये कैसे आगे चलते हैं? जी। हम ये कैसे देखें कि जी। जो एक हमारे सा आदमी है जिसको जी। खेती के बारे में न्यूनतम पता है, जी। वो कैसे इस चीज को फॉलो करे, जी। एक कैसे फॉलो करे कि इस मॉडल से उनको वो मिल जाए, सफलता मिले? देखिए सर, इसमें जो है ना हम लोगों के लिए लगातार जो लोग इस तकनीक के साथ में काम करना चाहते हैं उनके लिए हम अपनी सेवाएं निःशुल्क किसानों को फ़ोन पर, व्हाट्सएप पे, ईमेल पर, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, फार्म विजिट के थ्रू सब तरीके से उनको सेवाएं देते हैं। और हम अलग-अलग चीज़ों के लिए हमने पीडीएफ्स तैयार किए हैं। तो किसानों को जो कॉम्बिनेशन है इनके, जो हमने आपको बताया कि 370 मॉडल जो अभी तक सफल हुए हैं, उनकी सारी लिस्ट हम जो है ना प्रोवाइड करते हैं। और उस लिस्ट की मदद से जो है ना किसान जो है ना वो फसल चूज़ करके अगर लगाते हैं तो इसमें फेल के कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बढ़िया। जी। तो जिन भी मॉडल का अपनी बात की खुद भी जी। आपने आजमाया है, हालांकि अब जी। आपका हमारा उस तरह से व्यवसायिक नहीं, क्योंकि अब आप जी। मतलब लोगों को जी, जी। पढ़ाने और उनको सिखाने जी। चले गए। फिर भी इस तरह के एक मॉडल से औसतन एक आदमी जी। कितना पैसा साल में अर्न कर सकता है? सर क्योंकि 5 से 6 लाख रुपए आराम से वो बचा सकता है खर्चा काट के। अगर वो 2 लाख रुपए भी खर्चा निकालता है, इवन 2.5 लाख रुपए भी निकाल देता है, तो भी वो 4 से 5 और 6 के बीच में आराम से शुद्ध मुनाफा बना सकता है। क्योंकि इसमें 4 फसलें होती हैं और चारों फसलें जो है ना अलग-अलग टाइम पे अपना परफॉर्मेंस देती हैं। 20 दिन के बाद में हमारी पत्ती वाली सब्जी निकलने लग जाती है, लगभग लाख रुपए हमें वो दे देती है। बिल्कुल, फिर जैसे उसके बाद जो है ना ये जो लता वाली फसलें हैं जो ऊपर लगी होती हैं, ये हमें लगभग लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक साल भर में दे जाती हैं। फिर उसके बाद जो हमारी फ्रूट वाली क्रॉप होती है तो वो भी लगभग हमें 1.5 लाख रुपए आराम से साल भर का दे जाती है। फिर हमारी लास्ट में बचती है कंद वाली फसल, जो मोटा पैसा हमें देते के जाती है, जैसे अदरक हुआ, हल्दी हुआ। 1 एकड़ में अगर हम अदरक लगाते हैं तो 70 रुपये 60 से 70 कुंटल एवरेज आराम से निकाला जा सकता है इसमें। और हल्दी पे तो हमने इसमें 156 कुंटल तक का रिकॉर्ड बनाया 1 एकड़ से अपने खेत में। और लास्ट ईयर हमारा 110 कुंटल का प्रोडक्शन था 1 एकड़ से मल्टी लेयर टेक्निक के अंदर। और बाहर ओपन में लोग जो है ना 80 कुंटल तक एवरेज निकालते हैं किसान, पर इसके अंदर इसकी एक्सट्रीम ग्रोथ और कंद को फैलने के लिए बढ़िया स्पेस मिलता है, तो इसमें परफॉर्मेंस अच्छा था। पर हम एक एवरेज ही प्रोडक्शन पकड़ें,
80 कुंटल तक, 70-80 कुंटल। और एवरेज रेट अगर जिंजर का पकड़ें तो इस साल तो 200 रुपये, 200 मतलब बहुत रफ़ी रेट रहा है, 200 रुपये, 300-400 रुपये किलो तक अदरक, अभी भी 150 रुपये मंडी का रेट है। तो इस साल तो अदरक से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आया। पर अगर 70 कुंटल भी एवरेज फसल आ गई, वो 100 का भी आपने एवरेज पकड़ लिया तो 7 लाख की फसल होती है सर, केवल अदरक की। तो इस तरीके से अगर आप इसको भी और कम भी कर दें, 5 लाख भी कर दें, तो भी आप 8 के टर्नओवर तक तो पहुंच ही गए ना। और फिर उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर में फील्ड खाली हो जाएगी, तो आप वापस जनवरी तक आने के पहले आपके पास 3-4 महीने बचते हैं, आप इसमें 1-2 फसलें और ले सकते हैं। तो सब मिला के ये 7-8-9 के आसपास टर्नओवर आप बना सकते हैं, और नेट प्रॉफिट आप 4 से लेके 6 लाख रुपए शुद्ध आय के रूप में बना सकते हैं। तो अदरक का मतलब आप बोलेंगे, बहुत सारे किसान बोलेंगे अरविंद जी आप तो जानते थे कि ऐसा है, तो अदरक सही है कि अदरक 4-5 साल में नंबर आता है, लेकिन किसी न किसी फसल का नंबर आता है। आज भी इस समय जो सब्जियां हैं इस जून के महीने में वो 50 रुपये से लेकर के 80-90 रुपये किलो तक बिक रही हैं। तो 10 रुपये में भी बिकती है, 2 रुपये में भी नौबत आती है, लेकिन अगर आप शहर के आसपास हैं और आपका सिस्टम अच्छा है तो दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी है, क्या ये जो मॉडल हैं ये शहर के पास ज़्यादा मुफीद हैं, या जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे रोज़ आप चीज़ें नहीं बेच सकते वहाँ के लिए भी चल पा रही हैं? ये दोनों कंडीशंस के लिए हैं, क्योंकि इसमें जो है ना, हमने अभी तक 15 साल हो गए हैं इसमें काम करते हुए, और हमने पूरे देश भर का भ्रमण किया है, हर इलाके में किसानों से मिले हैं, हर वर्ग के लोगों के बीच में काम किया है। तो हमने ये समझा है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, क्योंकि शहर के पास में तो बहुत थोड़ी ज़मीन होगी ना, बाकी सारी ज़मीनें तो गाँव में ही हैं और खेती भी गाँव में ही है। तो निश्चित तौर पर गाँव और शहर की अप्रोच, भले सड़कें अच्छी बन गई पर दूरी तो है, तो दूरी होने के कारण जो है ना, ये पेरिसेबल आइटम जो है ना कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, और हर एक किसान को एक मार्केट एस्टेब्लिश करना भी कठिन होता है। तो इसके लिए जो अर्बन एरिया में फार्म है लोगों के या ज़मीनें हैं, वो तो डायरेक्ट मार्केट कर सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल का, लेकिन जो अर्बन एरिया में नहीं है, शहर से काफ़ी दूरी पे है, वो डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी पे जाके, और बहुत सस्ते में हमने एक ड्रायर बनाया है, उससे हम वेजिटेबल को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जैसे हम अभी कस्तूरी मेथी उगा रहे हैं, ठीक है, हमारे फार्म में करीब करीब कुछ नहीं तो 25 डेसिमल में अभी पूरा कस्तूरी मेथी का फार्म है, अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, तो हमारा डिमांड 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो पर डे का होता है। अब इस डिमांड के ऊपर जो भी हमारी मेथी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रायर में डाल के डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिहाइड्रेटेड करने के बाद आप उसे शहर में कभी भी जाके बेच सकते हैं, क्योंकि अब चिंता नहीं है कि वो सड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी वेजिटेबल का डिहाइड्रेशन करके उसे वैल्यू एडिशन कर दीजिए, और फिर उसको शहर में जाके कभी भी जब पूरा सीज़न आपका ख़त्म हो गया तब इकट्ठा आप जाके बेच दीजिए। यहाँ पे आपको दिमाग अपना खुद का लगाना है, आपकी जलवायु, आपकी मिट्टी, जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ, उनके हिसाब से फसल का चुनाव करना है, और उनके हिसाब से ये देखना है कि आप क्या बेच पाओगे, क्या अच्छे तरीके से बेच पाओगे। फिर क्योंकि आपके पास 4 फसलें हैं और आपको पूरा साल का अपना खर्चा भी निकालना है और अपना काम भी करना है। थोड़ा नज़दीक आइए, हमारे लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बना रखा है पहले से ही, है ना, तो ये बेड तो हर बार बनेगा बिगड़ेगा, इसको फिर कैसे बनाते हैं? साल में एक बार बनाते हैं सर इसे, और इसको बनाने के लिए हम छोटा मशीन का यूज़ करते हैं, पावर टिलर का, जो फ्यूल भी कंजप्शन कम लेता है और मशीनरीज भी बहुत हल्की होती है, करीब 70-80 किलो का ही होता है कुल वो, तो इसमें मिट्टी बहुत पिटती नहीं है। तो हम उसको चलाते हैं यहाँ पर, और बस बेड मेकर लगा के उसमें अटैचमेंट होता है, ये बेड बन जाता है। तो साल में एक बार हमें बेड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, बस फिर हम बार बार फसलें इसमें लगा के निकालते रहते हैं। अच्छा, ये आपने जब ये ड्रिप नहीं था लाइन, तो सिंचाई कैसे करते थे? हम उसमें रोल पाइप से करते थे, ये रोल पाइप पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। ये बहुत सस्ता भी होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इसको कहीं पे भी उठा के आप ले जाइए, तो इसी से हम हाथ में उंगली फंसा के और फुहार निकाल के पानी दे करते थे। अभी ये तो मुफीद, मतलब आपने 3 लेयर आपने देखा 3 लीटर डाल रखी है, तो और अच्छी बात है कि ताकि पानी कम भी लगे और वो हर पौधे को मिले। कई किसान क्या गलती कर जाते हैं, हमने देखा है कि जानकारी के अभाव में, कि 4 फीट का बेड है, उन्होंने एक ड्रिप लाइन डाल दिया, तो यहाँ वाले पौधे तो मिल गया, पूरा पानी मिल गया, लेकिन यहाँ वाले को नहीं मिला, फिर उनका नुकसान होता है। तो इसीलिए अभी जरूरी कि आपने देखिए, इन्होंने भी खुद प्रयोग कर रखा है कि 1 बित्ता पे 2 बित्ता पे उनको डाल दिया, कि ताकि पूरा नमी बराबर पहुँचे, पूरा बेड को कवर होना। एक मुद्दा बचता है, चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब खाद, आपने मार्केट बताया, आपने फसलें बताई, हमें भी कुछ समझ में आई कि इनको कैसे आजमा सकते हैं। अब मुद्दा है कि पोषण और कीट और रोग से प्रबंधन।
सर देखिए पहली बात तो जो हमारे कंपोस्टिंग का बात है, डाइट जो हम देते हैं वो यहाँ पर सारे खाद हम बनाते हैं। तो एक तो हम बर्मी फास्ट नाम की खाद बनाते हैं जो देसी गाय के गोबर और रॉक फॉस्फेट या लकड़ी के बुरादे को मिक्स करके 25 और 75% के रेशो से उसको 2 महीने तक जो है ना कंपोस्ट होने देते हैं छाया में। और फिर उसके बाद जब कंपोस्ट हो जाता है तो उसे 2 टन पर एकड़ के हिसाब से हम फसल लगाने के पहले उसको डालते हैं, बेड पे डालते हैं। मतलब ऐसे ही ब्रॉडकास्ट करते हैं और फिर उसके बाद बेड बनाते हैं ताकि टिलिंग हो जाए और फिर बाद में बेड में पूरा मिक्स हो जाए वो। तो एक वो खाद होती है। दूसरी खाद हम बनाते हैं हमारे फार्म का जो भी वेस्ट कचरा होता है, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट तो आता ही है, नेसेसरी भी आता है, मेड़ों पर आता है, साइड में बारिश के समय बहुत घास आती है। तो वो सारी घास को हम निकाल के, कचरे को निकाल के, या हमारा फसल का अवशिष्ट भी होता है, बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो निकलने के बाद उनके अवशिष्ट होते हैं, तो वो सारे अवशिष्ट को हम छोटा छोटा पहले टुकड़ा करके और उसमें 500 किलो कचरे को 5 किलो खड़ा नमक मिला के और कंपोस्ट करते हैं। तो वो हमारे लिए 5 किलो कचरा कोई भी किसी तरह का फसल अवशेष, चाहे भूसा का हो, चाहे वो कोई भी हो, गन्ने का हो, चाहे हाँ, वो आम की पत्तियां हो, या फिर कोई सब्जी या फिर उनके हो, हाँ हाँ, कोई 5 किलो नमक, हाँ 500 किलो कचरा और 5 किलो खड़ा नमक का पानी उसमें घोल के और मिलाते हैं और फिर उसके बाद उसको कंपोस्ट करते हैं। कंपोस्ट होने के बाद जो है ना फिर वो बेहतरीन खाद बन जाती है और उसको हम फिर 500 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज के रूप में जब हम फसल लगाते हैं तब उसी समय पे देते हैं। अच्छा, ये जिसके पास ये व्यवस्थाएं नहीं हैं जी, वो क्या करेगा? जिनके मान अभी शुरुआती उसने किया है और अभी वो इतनी व्यवस्था नहीं कर पाया है, तो वो केवल जो है ना गाय का गोबर डाले फुल तरीके से, करीब कंपोस्ट, हाँ 10 टन पर एकड़ अगर कंपोस्ट डाल देता है तो उसे बाकी और खादों की ज़रूरत नहीं है। इससे मिट्टी का कार्बन भी बढ़ेगा और साथ में मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे और उपज भी उसकी बहुत बेहतर होगी। ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत कुछ काम तामझाम नहीं करना है। पूरे प्रोग्राम में आप कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते? नहीं, हम संकल्प ही लिए जहर मुक्त अन्न खिलाने के लिए ही हमने अपना पढ़ाई का करियर छोड़ के और खेती शुरू किया। तो पिछले हम 15 सालों से कोई रसायन यूज नहीं कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा मोरिंगा की ये टहनियाँ हैं, कुंदरू आप देखो कितना, क्योंकि इसमें धूप भी नहीं लग रही उतनी नहीं लगी, तो इनकी जो शाइनिंग है वो अलग है। और क्योंकि नेचुरल है, अभी ये शुरू हुआ है, अभी ये फैलना चालू होगा और 30 रुपए किलो का आपको आसानी से भाव मिल जाएगा। 40 रुपए मंडी बिक रही है इकट्ठा। मैंने कहा 30 रुपए का आसानी से आपको भाव मिल जाएगा। जी। और ये पिछले 5-10 वर्षों में जो मोरिंगा को लेके भारत में जो क्रांति हुई है, अमीनो एसिड का जो भंडार है पोषण का, उसकी भी बहुत सी मार्केट है। तो आप इसको भी अपने यहाँ जरूर आजमाइए, अलग रूपों में अपनाइए, थोड़ा सा इनकी तरह आप भी प्रयोग करिए, जो आपके सफल हो जाए फिर उसको आगे बढ़ाइए। हमने बात की खाद पे, हमने बुआई की, हमने बीज की बात की। अब हम बात करते हैं इसके रोग और कीट प्रबंधन की, वो बहुत बड़ा मुद्दा। बिल्कुल, देखिए रोग और कीट प्रबंधन में मुझे ऐसा लगता है, मैंने 15 साल जब इसमें काम किया तो बहुत सारे अनुभव हमारे सामने आए, कुदरत को समझने का हमें मौका मिला। तो हमें इसमें 2-3 चीज़ों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं ना, बीमारी आने के बाद में बीमारी के इलाज पर काम करते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि बीमारी ना आए तो हम बीमारी को ना आने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसमें हम पहले इस मिट्टी का सॉइल का हेल्थ सुधारते हैं। मिट्टी जितनी मजबूत और स्वस्थ होगी, कार्बन युक्त होगी, उतना पौधा उसमें स्ट्रॉन्ग पैदा होएगा और वो वातावरण की बीमारियों को और मौसम के बदलाव को झेलने में सक्षम होगा। दूसरी बात, उसको फुल न्यूट्रिशनल डाइट मिलना चाहिए। आज हमारे भारत के किसान मैं देखता हूँ कि या तो वो DAP यूरिया डालते हैं, अगर वो जैविक खेती कर रहे हैं तो केवल गोबर की खाद डालेंगे, और अगर वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो केवल वो जीवामृत या फिर कोई एक घोल डालेंगे। तो उससे क्या होता है ना कि मिट्टी में बैक्टीरिया तो बढ़ जाते हैं लेकिन तत्वों की कमी हो जाती है और तत्वों की कमी होने से प्रोडक्टिविटी गिरती है। तो हमें चाहिए कि मिट्टी को सारा पोषण दें हम विकल्प के रूप में। हम DAP का विकल्प दें, हम यूरिया का विकल्प दें, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का विकल्प दें, हम पोटास का विकल्प दें। अगर जैविक रूप में हम सारे विकल्प खाद दे देते हैं मिट्टी को तो मिट्टी का सही पोषण होता है। तो उससे भी सही पोषण होने से पौधा जब लगेगा तो पौधे का सही पोषण निकलेगा और फिर पौधा स्ट्रांग और मजबूत होगा, तो वातावरण की बीमारियों को झेलने में सक्षम होगा। तीसरा पॉइंट, हम देसी बीजों का प्रयोग करें, है ना। तो देसी बीज जो है ना, मौसम के प्रति बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर होता है उनके अंदर, मौसम के बदलावों को झेलने की क्षमता होती है। और दूसरी बात जो है ना, उनमें जेनेटिकली वो पावर होती है जो मिट्टी के साथ और वातावरण के साथ समन्वय बना के एक अच्छी फसल को दे पाएँ। तो हम देसी बीजों का प्रयोग करते हैं। फिर हम चौथे तरीके से क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी पर काम करते हैं।
बायोडाइवर्सिटी हमारी खेती की रीढ़ की हड्डी है और इसमें हमने अभी 16 एकड़ का ये फार्म है जिसमें 7,500 पौधे टोटल लगे हुए हैं और 7,500 पेड़ों में हज़ारों प्रकार की वेराइटियां हमने मेंटेन की हैं। इससे क्या होता है, हमारे खेत पे चिड़िया, मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ, सांप, मेंढक से लेकर सारे जीव हमारे फार्म के अंदर हैं। तो जो मांसाहारी या जो हमारे शत्रु जीव हैं उनको खाने के लिए यहाँ पर मित्र जीव अवेलेबल हैं। वो मित्र जीव जो है ना उसी ताक में रहते हैं कि कब कीड़ा फसल में लगता है और उसको हम वो खा के जाएं। तो इससे एक इकोसिस्टम तैयार हुआ और ये हमारे कीटों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सहायक हुआ। तो ये 4 पॉइंट पे काम हमने किया है यहाँ पे। और आज आपको मैं बता दूं, ये हमारा पूरा फार्म है। बताइए प्लीज। हाँ, पूरा फार्म है। यहाँ पे आपको हमारा स्प्रे पंप नहीं मिलेगा। पिछले 4 सालों से हम कोई भी मतलब गौमूत्र भी नहीं, नीम का ऑयल भी नहीं स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे फ्री है ये पूरा फार्म, बिना स्प्रे के इसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और प्राकृतिक खेती का ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हम पूरी प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जुड़कर देसी बीजों का इस्तेमाल करके और बिना किसी रसायन के और इकोसिस्टम से जो है ना ये खेती को बढ़िया परफॉर्मेंस में लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों का हम जवाब भी देंगे, इनसे पूछेंगे, इनका घर का पता भी बताएंगे। आकाश जी का आप यहाँ ये जो पूरी व्यवस्था पीछे देख रहे हैं, थोड़ी देखिए, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ये ट्रेनिंग के लिए है। यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई आता है, लोग आते हैं, महीने में एक दिन निश्चित है, वो ट्रेनिंग करके जाते हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं। पीछे यहाँ पे ये लाइब्रेरी बनाई जा रही है, लाइब्रेरी बन रही है। ये वो अखबार जो ये मीडिया के हमारे साथियों, मतलब हमारे से बहुत सारे पत्रकार साथियों द्वारा लिखे हुए जो इनके बारे में लिखा गया, जिन्होंने आर्टिकल अलग अलग जगहों पे छपे, देखा, लोगों ने समझा और यहाँ पे आते हैं। ये पूरा एक सिस्टम जो आकाश ने खुद के अनुभवों से सीखा, समझा, अपनी मातापच्ची की पान की खेती करने वाला एक परिवार का एक लड़का किस तरह से मतलब एक खेती का प्रशिक्षक बनता है। क्योंकि हम खुद किसान हैं और हम समझते हैं कि इसका अगर 20% 30% भी अगर आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके यहाँ आपकी खेती का एक स्वरूप बदलेगा। क्योंकि जो ज़मीनें हैं वो तेज़ी से कम हो रही हैं और आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। बहुत सारे लोग इसकी मतलब हम जानते हैं सब चीज़ों के खिलाफ रहते हैं कि क्योंकि वो मोनोक्रॉपिंग करते हैं और आने वाले दिनों में मोनोक्रॉपिंग जो है, यानी कि सिर्फ गेहूँ लगा दिया, सिर्फ गन्ना ही लगा दिया, उसमें एक पैसा तो आ जाता है लेकिन बाद में आपके पास आपका बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट चला जाता है। बहुत लोग समर्थन में होंगे, बहुत लोग इसको इसकी क्या कहते हैं बुराई करेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर आपको खेती करनी है, आप खेती परिवार से हैं, गांव में रहते हैं, तो आप भले ही मार्केट में ना, लेकिन अपने लिए इस तरह के एक मॉडल को हर हाल में आपको विकसित करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ट्रेनिंग लेने आना चाहता है, बहुत सारा ट्रेनिंग करते हैं कि अभी जा जाएगा फिर पूछेंगे क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, कैसे लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए, लोग हमारे फ़ोन पे जिनको आना है ना वो स्वयं फ़ोन पे संपर्क करते हैं कि हमें ये सीखना है। तो जिनको सीखना है वो जो है ना हमारे नाम पे, हमारे मोबाइल नंबर पे ही अपना नाम भेज देते हैं। बताइए नंबर, बताइए। हाँ, 9179 066 275 ये नंबर है। इस पे वो व्हाट्सएप करें, अपना आधार कार्ड भेज दें कि हमको आना है और फिर उसके बाद जो है ना हम उनको यहाँ का लोकेशन, उनका फार्म का डिटेल और ये पूरी डिटेल की उनको कैसे आना है, कहाँ उतरना है ना, वहाँ से कितना किलोमीटर है, ये सारा डिटेल्स उनको दे देते हैं। और यहाँ पर हमने भोजन और आवास की भी अरेंजमेंट कर रखी है। पहले ये हम अपने से ही सारा करते थे, पर अभी भोजन और आवास के लिए हमने फार्मर्स के ऊपर डाल दिया कि आप अपना अरेंजमेंट करिए। ट्रेनिंग हम आपको पहले भी हम अपनी तरफ से सेवाएं निःशुल्क दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो जो लोग बाहर अरेंजमेंट करते हैं उनके लिए ये पूर्णतः निःशुल्क ही है और ट्रेनिंग हमेशा निःशुल्क ही होता है। तो जो लोग भोजन आवास की व्यवस्था यहाँ से लेते हैं उनका एक नॉमिनल वो होता है, तो वो सुविधा लेके और यहाँ पे भोजन आवास भी कर सकते हैं। वो ठीक भी है, क्योंकि क्या है, मुफ्त का चीज़ कई बार आदमी लगता है फ्री में दिया जा रहा हो तो उसकी वैल्यू इतनी। दूसरी बात ये भी है क्योंकि ये रोज की प्रक्रिया हो गई, हम हर दिन इनके खेत की नई तस्वीरें देखते हैं, नई फोटोज हम देख रहे होते हैं, नए लोग, नए अलग अलग राज्य के लोग आ रहे होते हैं। अभी बता रहे थे कि 5000 के आसपास मॉडल विकसित किए हैं इन्होंने। मिला के इस साल जो है ना लगभग 6500 के आसपास ट्राइबल्स एरिया में मॉडल खड़े हुए हैं जो हमारे नॉलेज में है। जो हमारे नॉलेज में नहीं है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बात नहीं करते लेकिन काम करते हैं, तो ऐसे हजारों में संख्या है। जी सर। साथियों, मल्टीलेयर फार्मिंग के ये पार्ट 1 वीडियो है। दूसरा वाला हम करेंगे। यहाँ पे देखिए वो लगा हुआ है और दिखा भी जल्दी से आइए दिखा देते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बातें हम करेंगे दूसरे वीडियो में। आप आइए।
क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको देखना मुश्किल हो जाएगा, और हम चाहते हैं आप समझ के साथ करें। हमें भी कोई जल्दी नहीं है, ना ही हमको कुछ क्या कहते हैं लाइक और शेयर उतनी चिंता है कि आप आए थे। अब मेरा मकसद है आप समझ सकें। तो ये दूसरा मॉडल जो है APJ अब्दुल कलाम जी का खेत है। पहला हमने देखा विवेकानंद जी के नाम पे इन्होंने रख रखा था, उस पर हमने बात की। दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम बात करेंगे इस वाले मॉडल के। इसका कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ है, कुछ क्रॉप बदली होंगी, हम उन पर बात करेंगे। आपको कोई सवाल है उन पर लिखिए, हम लौट के दोबारा आते हैं। हमने ये सोलर ड्रायर बनाया है, ये एल्यूमिनियम फ्रेम बॉडी में हमने बनाया है। SS का इसमें सारा पूरा नट वगैरह यूज किया है। कोल्ड स्टोरेज सबके पास नहीं है, तो देसी कोल्ड स्टोरेज जो है कैसे उनका संरक्षण किया जाए, तो आकाश सुरक्षा जो है उन्होंने एक मॉडल विकसित किया है, अपना खुद का तरीका इजाद किया है जमीन में गड्ढे करने का। जब वो गोबर सूख जाता है तब जाके हम जो भी हमें अदरक है, हल्दी है, अरबी है, कचूर या कुछ इस तरह की कंद वाली फसल है, वो जाके हमने खड्डे में भर दिया और फिर ऊपर से भी गोबर की लगभग आधा इंच की परत हमने ऊपर से गोबर सीधा ऐसे रख दिया। अब रबड़ के जैसे मिट्टी है, ऐसे कितने भी गहराई तक जो है ना इसको ऐसे खोद सकते हैं। ये देखिए, ये गर्मी में कहीं केंचुए मिलते हैं क्या आपको देखने के लिए? मल्टीलेयर फार्मिंग यानी एक साथ एक खेत में कई सारी फसलें उगाने के जो हम जिस बात कर रहे थे आकाश और जी के साथ जो हमने वीडियो बनाया, उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम मल्टीलेयर फार्मिंग की भी बात करें, लेकिन उसकी कुछ साधारण टेक्निक। जो पहला वीडियो आपने देखा उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल की गई थी, ज़्यादा हाईटेक था। कई सारे लोगों को ये लग सकता है कि शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा या हमारे बस की बात नहीं, लेकिन ये बहुत साधारण है, इसको आप घर में आजमा सकते हैं। और इसमें कुछ अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए, जैसे वहाँ पे हमें केला नहीं नजर आया था, यहाँ पे केला नजर आया है, यहाँ की फसलें बदली हुई नजर आ रही हैं, यहाँ पे हमें घास भी नजर आ रही है। तो इनका ये इसके बाद थोड़ा बताइए उससे और पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया उसमें इसमें क्या अंतर है? देखिए, इसमें हमने क्या किया है सर कि जैसे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर को हमें साधना होता है, आंधी तूफान से बचाना होता है। तो इसका जो बेसिक नीड है कि हम जो है ना बांध के, और यहाँ पर हमने ये लोहे का एंगल लगाया है। ये एंगल 2.5 फीट गहरा अंदर ज़मीन के गया है। लोहे का एंगल है, इसकी मोटाई 6 mm है और 1.5 इंच की इसकी विड्थ है और 2.5 फीट इसकी गहराई है। तो इसमें हमने 2 सूत का छेद करा के ये मोटा वाला वायर जो है ना इससे खींच के बांध दिया। अब क्या होता है कि जब हम वायर बांधते हैं ना तो ये हमारा 3 से 5 फीट का स्पेस हमारा वेस्ट जाता है, जो स्ट्रक्चर के बाहर होता है। तो इस जगह का हम उपयोग कैसे करें? तो हमारे दिमाग में आया कि इसमें हम जो है ना कुछ इस तरह की फसलें लगा दें जो लंबे समय तक चलें, जिनमें पानी की भी रिक्वायरमेंट कम हो और डेली का मेंटेनेंस ना हो। तो इसमें हम केला है, पपीता है, सहजन है, अरहर है, गन्ना है, या गायों के लिए चारा है, इस तरह की कोई चीज़ हम यहाँ पे उगा सकते हैं। तो ये पूरे मॉडल के चारों तरफ हमने जो है ना यहाँ पर 16 वैरायटी के केले का कलेक्शन किया है। इसमें जो है ना हमारे पास रेड बनाना भी है, कर्नाटक का जीरा केला भी है, इलायची केला भी है, भुसावली केला भी है, बिहार का केला भी है, बंगाल का है, आसाम का है, यहाँ गोवा का है और आंध्रा का है, तेलंगाना का है। सब राज्यों के केले यहाँ पर हमने इसके बाहर लगाए हैं। चुनाव कर सकते हैं। मल्टीलेयर फार्मिंग का मकसद यही है कि कम जमीन में ज़्यादा उपज कैसे ली जाए, कैसे पूरा परिवार एक छोटे से बड़े से पल सके, कैसे किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन है वो क्या कर सके। हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी 1 एकड़ का इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 70 से 80 हज़ार रुपये चाहिए, और आकाश जी का मानना है कि एक आदमी कुछ भी करके 5 से 6 लाख रुपए कमा सकता है। वो 10 लाख रुपए कमा चुके हैं, ये प्रूवन बात उन्होंने हमको बताई है। तो यहाँ जो हमने पहला मॉडल देखा मल्टीलेयर फार्मिंग का, और इसमें बेसिक अंतर क्या क्या है? देखिए, इसमें जो है ना कमर्शियल क्रॉप पर ज़्यादा फोकस किया गया है। वहाँ पर होम डिलीवरी के हिसाब से उसमें फसलों के कॉम्बिनेशंस बहुत सारे लगाए गए हैं। यहाँ पर जैसे हमने 4 भागों में इस पूरे 1 एकड़ के खेत को बांटा है। इसमें हमने ज़मीन पे नीचे इस पे सरफेस पे कस्तूरी मेथी ली थी, वो हमने निकाल के ड्राई कर ली, और ऊपर सरफेस पर जो है ना हमारी ये अरबी की फसल है, और ऊपर जो है ना इस पे स्ट्रक्चर के ऊपर ये हमारी कुंदरू है। ये 3 साल पुराना पौधा है, जो मतलब ऊपर से ही कटिंग कर देते हैं और फिर ये वापस चालू हो जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए पूरा बढ़िया से फल रहा है, और ये कुंदरू है। और फिर इसमें हमें पपीता का जो है ना इसमें अभी ट्रांसप्लांट करना है। तो ऐसे करके बेड है, मैं बता दूं फिर से, ये जो बेड बनाया गया 4 फीट का है। ये जो पावर टिलर आता है छोटा वाला मिनी पावर टिलर, उससे बनाया गया बेड है। ये बांस लगाया गया है, यहाँ पे 5 बाई 5 के बांस लगाए गए हैं। दूसरे की दूरी 5 बाई 5, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 5 बाई 5 का है। 5 और 5 इसके नीचे 4 फीट का बेड बनाया गया है। वहाँ पे पहले वाले वीडियो में ड्रिप लाइन डाली थी, यहाँ पे इन्होंने हाथ से पानी देने की व्यवस्था की है, या फिर देखिए इन्होंने स्प्रिंकलर रखे, वो आपके पास जैसी सुविधा हो। और कुंदरू है यहाँ पे, और करेला भी शायद है। करेले भी है, करेले पीछे की साइड में लगे हैं इसी मॉडल में। उसमें वहाँ पे अदरक है, फिर करेला है, और ऊपर में ऐसे पपीता है। और यहाँ पर ये वापस
ये काली हल्दी का एक प्लॉट है जिसमें काली हल्दी के साथ में धनिए का पत्ता है। देखिए पूरी तरह से ये पूरा प्लॉट भरा हुआ है, तितलियां घूम रही हैं यहाँ पर, है ना, भौरे और मधुमक्खियाँ भी घूमती रहती हैं, छत्ते भी इसमें लगा लेती हैं। तो ये धनिए का प्लॉट है, ये पूरा धनिया रेडी हो गया है और इसने पूरे ज़मीन को ऐसे कवर किया हुआ है कि हमें पानी भी कम लग रहा है और घास भी नहीं हो रही है, इससे खरपतवार नहीं आ रहे। जी जी। और क्वालिटी आप देखिए एकदम बिल्कुल मतलब जो है ना, जी हाँ, देसी धनिया सारे अपने यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने सारे बीज देसी। ये कस्तूरी मेथी का मतलब रेडी प्लॉट है। ये भी अभी हमें बस अभी बादल थोड़े हो रहे थे तो अभी हमने नहीं निकाला, अभी इसको हम निकाल के सारा डिहाइड्रेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये पूरा कस्तूरी मेथी और नीचे काली हल्दी, ऊपर में जो है ना ये अपने कुंदरू का क्रॉप है और फिर उसके बाद इसमें हम पपीता लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक कमर्शियल मॉडल है जिसमें हमने बल्क में हर फसल को उगाने की कोशिश की है और ताकि हम क्वांटिटी मेंटेन कर पाएँ, या तो हम इन्हें बाज़ार में बल्क में ले जा पाएँ या इसे हम बल्क में डिहाइड्रेशन कर पाएँ। इस तरीके से ये मॉडल है। अब यहाँ पर देखिए अभी काफ़ी ठंडक भी है, जो बाहर हमारा टेम्परेचर होता है उससे कम 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर इसके अंदर कम होता है। तो हम गर्मी में बेमौसम सब्जियाँ उगाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमने आकाश का पहला वीडियो बनाया उसमें हमने ये दिखाया कि हर दूसरी लाइन पे इन्होंने नई फसल बना रखी है। कहीं पे कुंदरू है, कहीं पे घुइयाँ लगा रखी है, कहीं पे सोया मेथी है, तो कहीं पालक है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग लगे यार ये मेरा ये झंझटी काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 100 फसल नहीं लगा सकता। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो एकदम से बेच नहीं पाएंगे तो लगा नहीं पाए, तो उनको चाहिए मोनोक्रॉपिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन वो जो भी फसल हो, जो 3-4 फसल बड़े पैमाने पर। तो कुंदरू है तो पूरे में कुंदरू है, देखिए यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में पूरे में कुंदरू है। दूसरे वाले में आप जाओगे तो आपको उन्होंने यहाँ पे घुइयाँ मतलब अरबी लगा रखा है। तो ये जब निकल के आएंगे तो निकल, इससे पहले यहाँ पे कस्तूरी मेथी लगी हुई थी, उसको इन्होंने निकाल लिया, अब ये लगी। तो मेन क्रॉप कस्तूरी मेथी थी, वो सीजनल थी, 20 से 25 दिन की क्रॉप थी, 30 दिन की क्रॉप थी, वो निकल गई। अब आ गया आपके पास ये अरबी आ गया ऊपर। हो गई ये लगभग जो है ना ये 1.5 महीने की फसल हो गई है और अब ये लगभग 4 महीने के अंदर जुलाई आखिरी या अगस्त तक ये निकल जाएगा। फिर हम इसमें जो है ना अक्टूबर में लगभग इसमें हम आलू शिफ्ट कर देंगे, तो इसमें हम आलू लगाएंगे। फिर आलू कितनी लाइन लगाते हैं? आलू इसमें 3 लाइन लगाते हैं, एक सेंटर में, एक लेफ्ट और एक राइट में, ऐसा। तो पानी का फिर वही नालों में पानी देते हैं? हाँ, नाली में पानी देते हैं, नाली में भी दे सकते हैं और स्प्रिंकलर से भी दे सकते हैं, दोनों तरीके से पानी दे, सुविधा हो। जी जी। ये दोनों इधर से एक ही चीज़ है या कुछ अलग अलग है? नहीं, कॉम्बिनेशन अलग अलग है सर, है ना, कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि इसमें जो मिट्टी है हमारे बेड की, आप किसी भी जगह की अगर मिट्टी आप इसको चेक करना चाहें, बिल्कुल मतलब रबड़ के जैसे मिट्टी है और बिल्कुल आप इसको ऐसे आसानी से मतलब जो है ना ऐसे कितने भी गहराई तक जो है ना इसको ऐसे खोद सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा इसकी जुताई नहीं की गई, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा इसको मयाया नहीं गया है, क्योंकि इसमें खरपतवार उस तरह से नहीं, उसकी दवाई डाली गई, तो मिट्टी जो है ना ये बच भी रही। देखिए पोरोसिटी मतलब जितनी नरम मुलायम मिट्टी जो देखिए वही उसकी, इस मिट्टी को मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे आपने रखा हो खाली। तो आप जो है ना, इसका पठारी इलाका है ना। जी जी जी, ये पत्थर ही मिलेंगे आपको आगे, बिल्कुल। तो ये इतना सॉफ्ट इसके अंदर देखिए आप, ये गर्मी में कहीं केंचुए मिलते हैं क्या आपको देखने के लिए? ये इतने सरफेस के लेवल पे ये केंचुए हैं इस मिट्टी में। तो ये मिट्टी की क्वालिटी है। अभी मतलब इतना के नीचे जाएंगे ना तो आपके बहुत केंचुए इसके अंदर है, जबकि इसमें तो सरफेस पे ही आ गया। और ये मिट्टी इतनी सॉफ्ट बन जाती है इस मॉडल के अंदर, क्योंकि माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज़ होती है वो इस मॉडल के अंदर बहुत बेहतर होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के अंदर उग रही धनिया पत्ती के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल धनिया ही पत्ती का उगना हो रहा है। यहाँ पर अभी लगभग 42-43 डिग्री का तापमान जा रहा है और एकदम ये धनिया का पत्ता एकदम हरा भरा है और पूरा डेंसिटी में पूरा कवर किया है ये ज़मीन को। इसके नीचे जो है ना एक हमारी काली हल्दी की ऑलरेडी फसल है जो उगने की प्रोसेस में है। ये धनिया का पत्ता अगले हम 5 से 10 दिन के अंदर पूरी तरह से निकाल देंगे और फिर वो नीचे की फसल ऊपर आ जाएगी। तो ये धनिया का पत्ता जो है ना हमें 3 तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा है। एक तो हमारा ये बाज़ार में काफ़ी अच्छा दाम दे रहा है, इस चमक के साथ में, इस ग्रीनरी के साथ में और इस खुशबू के साथ में। धनिया का पत्ता अभी इतनी गर्मी में बाज़ार में मिलना बड़ा मुश्किल है, तो इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं हमको। और दूसरी बात यह है कि ये पूरी ज़मीन को
इस तरीके से इसने कवर किया है कि कोई भी वीड्स, कोई भी खरपतवार बहुत नगण्य मात्रा में है यहाँ पर, और बहुत अच्छे तरीके से इसने ज़मीन में ग्रीन मल्चिंग के रूप में ये उगी हुई है। फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि 50% सनलाइट तो हमारा स्ट्रक्चर रोकता है, 50% सनलाइट जो है ना ये हमारी पत्ती वाली सब्जियां रोक रही हैं। तो ये पत्ती इसने क्या किया है, धनिया पत्ती ने पूरे ज़मीन के सरफेस को कवर किया है, तो सनलाइट जो है ना पत्ते पे गिर रही है, ज़मीन पर नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अंदर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, देखिए कितनी नमी है, गीला है एकदम से बिल्कुल। और जबकि दिन भर पूरी तरह से धूप रही, देखिए कितनी मिट्टी जो है ना एकदम मगध की तरह, एक तो बारीक है, एकदम बुरादा है, और ऊपर से देखिए ये अर्थबम है। देखिए इतना हाथ मारने से ये अर्थबम आपको मिल रहे हैं ज़मीन के सरफेस लेवल पे ही। तो इस मिट्टी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पोरोसिटी और बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए ये केंचुए, देखिए ये केंचुए, देखिए इतनी गर्मी में जो है ना आपको सरफेस लेवल पे केंचुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मिट्टी को स्वस्थ बनाना और उसे स्वस्थ मिट्टी में एक अच्छी बेहतर फसल उगाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। 42-43 डिग्री में हम 2 इंच की सरफेस पर केंचुए देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये ज़मीन के सरफेस को इसने कवर किया, तो इससे मॉइस्चर भी हमारा मेंटेन रहा, और मॉइस्चर की वजह से जो है ना पानी की मात्रा हमें कम लगी और इवापरेशन भी रुका। यहाँ पर 4 फसलें हमने उगा ली, 70 से 80% पानी बचा लिया, 20% पानी में 4-5 फसलें हमने यहाँ पे उगा ली। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि इसको हम जड़ समेत निकालेंगे तो हर बार जो है ना मिट्टी में पोरोसिटी डेवलप होगी, और जब पोरोसिटी डेवलप होगी तो ऑक्सीजन लेवल मिट्टी का बढ़ेगा, तो उससे और रंधता बढ़ेगी, पानी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है ना ये ग्रीन मल्चिंग की तरह हमारी धनिया पत्ता पूरा, देखिए आप पूरा खेत भरा हुआ है। यहाँ पे तितलियाँ घूम रही हैं, मधुमक्खियाँ भी घूम रही हैं, अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी तितलियाँ हैं जो यहाँ पर पॉलिनेशन का काम करती हैं। भौरे जो है ना इन सब का मनोरंजन का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं वो भी मनोरंजन पॉलिनेशन का भी काम कर रही हैं, और जगह जगह पे छोटे छोटे छत्ते बनाती हैं तो हमें शहद देने का भी काम करती हैं। तो इस तरह से जो है ना एक इको सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर कई तरह की फसलें बेमौसम कहना चाहिए समय पे ये सब सारी चीज़ें उगाई जा रही हैं। आकाश चौरसिया जी के मल्टीलेयर फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं उसमें हमने इनके 2-3-4 इनकी खूबियाँ ये हैं कि ये खुद तो किसान रहे, किसान के बेटे हैं, खेती किया, पढ़ाई की छोड़कर खेती में काम किया क्योंकि ज़मीन कम थी, इसलिए इनके साथ संकट, इनके सामने आजीविका का संकट था, कैसे उगाया जाए। साल 2009 से इन्होंने ये सब इन पे मंथन शुरू किया, रिसर्च शुरू किया, टमाटर से किया, और आज ये 16 एकड़ के अपने एक फार्म में, जहाँ पे हम खड़े हैं, एक गांव में, भोपाल सागर जिले में जो है कसूरिया गांव, कपूरिया गांव में जो है वहाँ पे एक फार्म है। ऐसे 3 फार्म और हैं जहाँ पे काम कर, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए लोगों को। देखिए हमारी शुरुआत हुई थी, हमारा जहाँ पर अपना घर है वहाँ से ना, और वहाँ पर हमने 10 डिसमिल से काम शुरू किया था। फिर वहाँ पे हमने और भी रेंट पे ज़मीन लेके आसपास की उस पे काम किया, फिर उसके बाद और भी बाहर अलग अलग लोकेशंस में काम किया। आज हमारे अपने खुद के 3 फार्म हैं, और हम यहाँ सागर में 3 फार्म पे अलग अलग लोकेशंस पे काम करते हैं। कहीं पर अनाज उगाते हैं, कहीं पर देसी बीजों का वो करते हैं, कहीं पर जो है ना फ्रूट्स उगाते हैं, कहीं पर एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम करते हैं, और यहाँ पर वेजिटेबल, ग्रेन, पल्सेस, मिलेट्स पर काम करते हैं। तो ऐसे करके हम लगभग सभी तरह की फसलों पे काम करते हैं, सभी फार्मों को मिला के। तो हमारे पास 70 से भी ज़्यादा फसलें हम उगाते हैं, और 200 से भी ज़्यादा उनके हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो प्रोसेसिंग आपका मार्केटिंग का भी तरीका कुछ खास है? जी, मार्केटिंग में हम जो है ना सारी प्रामाणिकता से काम करते हैं, और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो जो लोगों को पसंद है या जैसा लोगों को चाहिए है वैसा अपन चीज़ लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो उससे जो है ना हमारी मार्केटिंग अपने आप होती है, और लोग यहाँ पे फार्म पे ही आते हैं, और यहीं से चीज़ें जो है ना हमारी लेके चले जाते हैं। जो शहर के जो लोग हैं जिनको पता है कि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, यहाँ पे ये कोई स्प्रे नहीं करते हैं, किसी तरह कीटनाशक नहीं डालते हैं, कोई खाद नहीं डालते हैं, किसी तरीके की कोई ऐसा मतलब है ही प्राकृतिक, ये कहते हैं गाय गोबर पे आधारित व्यवस्था, सर गाय गोबर पे आधारित व्यवस्था है। तो यहाँ पे कोई भी रासायनिक इस तरह की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ गाय का गोबर और कंपोस्ट जो बनाते हैं कुछ पेड़ पौधों से या वनस्पतियों से, या इसका जो यहाँ सब्जियाँ या फल हैं जिनका अवशेष रहता है उनसे, तो एक अच्छी मतलब कहते हैं ना मार्केट डेवलप हो गई है। लोग खुद से आके फार्म भी देख जाते हैं, इसी बहाने फार्म टूर भी हो जाता है, और यहाँ सब्जी लेके जाते हैं, और साथ में शायद आप वो भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं,
आप तो लोगों के घर पे पहुँचाते हैं ना? हाँ, होम डिलीवरी भी करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आके ले जाते हैं, कई लोग होम डिलीवरी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कई लोगों को हम जो है ना बल्क में अलग-अलग शहरों में भिजाते हैं, फिर वो लोग जो है ना अपना वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे करके लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को हम पूरे भारतवर्ष में अपनी सब्जियाँ या यहाँ से उगे हुए उत्पाद भेजते हैं। तो इन्होंने एक और अच्छा नया काम किया, मैं उसको बाहर उसको दिखाते, वो इन्होंने ये किया कि ये तय होता है कि हर बार कहते हैं ना चीज़ों का मौसम आता है, अगर आलू का मौसम आलू बहुत है, कुंदरू का मौसम कुंदरू बहुत है, अगर क्या कहते हैं ना तोरई का मौसम तोरई बहुत है, लेकिन जब वो नहीं होती है, जब उसका मौसम जा चुका होता है, तब जाके बहुत और ये मौसम जाना ही नहीं बल्कि बल्कि 15-20 दिनों का अंतर ही आपको नज़र जी, आ जाता है कि वो कितने ज़्यादा क्या कहते हैं महंगी हो गई है। तो जी, उसके लिए इन्होंने ये किया है कि सब्जियों को ड्राई करना शुरू कर दिया है, इनको जी, हाइड्रेट करना शुरू कर दिया है ताकि वो बाद में जी, काम आ सकें। जी, और ये सब कुछ हो जाता, तो चल के वो भी जी। थोड़ा देख लेते हैं। साथियों, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि सब्जियों के लिए हम डिहाइड्रेट करते हैं और कोई भी सब्जी के लिए जो है ना हम वैल्यू एडिशन करके उसे अच्छे दामों में बाज़ार में या शहरों में हम भेज सकते हैं। तो जो किसान भाई के पास मार्केट नहीं होता है या वो शहर से दूर होते हैं काफ़ी और वो सब्जियों को मंडी तक सही समय पर नहीं पहुंचा पाते हैं या कोई भी उनका मार्केटिंग सिस्टम नहीं तैयार हुआ है, तो वो सब्जियां अगर उगा रहे हैं तो उनका डिहाइड्रेशन करते हैं। और उस डिहाइड्रेशन के लिए हमने ये सोलर ड्रायर बनाया है। ये एल्यूमिनियम फ्रेम बॉडी में हमने बनाया है, एसएस का इसमें सारा पूरा नट वगैरह यूज़ किया है और इसको मतलब ये 1.5 फीट की इसमें हाइट रखी है। ये इस तरफ जाली लगाई है, उस तरफ पूरी ब्लेड लगा मतलब प्लेट लगा के और उसको बंद किया है और बीच में छेद लगा के उसमें एग्जॉस्ट लगाएंगे। तो ये ऐसे किया है और ये पूरा फ्रेम बनाया है इसका और इसमें पूरा ये प्लेटफॉर्म है पलंग के जैसे। ये फोल्डिंग भी हो जाती है इसकी। और इसमें जो है ना हमने ये ट्रे बनाई हुई है। ये ट्रे जो है ना स्टेनलेस स्टील की जाली की है। इस पे आप कोई भी सब्जी काट के जो है ना इस पे डालिए और ये 3 से 4 दिन के अंदर जो है ना डिहाइड्रेट हो जाती है। बेसिकली इसका पानी उड़ जाता है। इस तकनीक का मेन जो कंसर्न है वो ये है कि जो भी सब्जी जो पेरिसेबल आइटम है, जो मॉइस्चर के कारण जल्दी फफूंद फंगस या बैक्टीरिया लग जाते हैं या ख़राब हो जाती है, उसको हम काट पीट के यहाँ पर ड्रायर में डालते हैं और ये ड्रायर 3 से 4 दिन में उस सब्जी के पानी को सुखा देता है और सब्जी की क्वालिटी एज इट इज़ रहती है, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू एज इट इज़ रहती है, उसका कलर, उसका रंग रूप गंध एज इट इज़ रहता है। और हम उसको ड्राई करके फिर पैक करके रख लेते हैं और जब हमें साल में उसकी ज़रूरत है तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ में और यूरोप की कंट्रीज़ में इन सारी सब्जियों का बहुत ज़्यादा चलन है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन सब्जियाँ नहीं होती हैं। तो इस तरह की सब्जियों को वो कुनकुने पानी में डाल के और फुला के 10 मिनट के बाद में फ्राई करके इनको सब्जी बनाया जा सकता है। किसान को इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो भी हम सब्जी मंडी या बाज़ार ले जाते हैं उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ता है और वो मटेरियल हमारा काफ़ी कम दाम में बिकता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जैसे लौकी एग्जाम्पल के रूप में हम काटते हैं तो उसका बहुत परसेंट का जो छिलका होता है, वो छिलका पार्ट जो है ना हम मंडी लेके जाते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्ट लगाते हैं। फिर मंडी से जो है ना ठेले तक पहुँचता है, उसमें ट्रांसपोर्ट लगता है। फिर ठेले पे आप खरीदने जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट लगाते हैं। और लौकी घर में जब लेके आते हैं तो उसका 25% हिस्सा आप छिलके के रूप में निकाल के आप उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर डस्टबिन में जाने के बाद वो छिलका डंपिंग यार्ड में जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट लगता है। तो आप ज़रा सोचिए कि 25% छिलके को हमने लौकी के साथ में ढोया और उसको कई जगह पे ट्रांसपोर्ट दिया और बेफिजूल में हमने उस पर खर्चा किया। और अगर हम ये देखें अगर बड़े रूप में, तो अगर एक ट्रक में अगर 20 टन माल भरा हुआ है तो 5 टन माल जो है ना हमारा छिलका होता है, जिसे हम लौकी के साथ में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर वो छिलका हमारे किसान के पास ही यहाँ पर हम उसको प्रोसेस कर लें और उसकी लौकी के छिलके को उतार दें तो 5 टन छिलका, सोचिए कि ज़रा गायों के पेट में जाएगा तो गायों को एक अच्छा हेल्दी खाना मिलेगा और उस छिलके से रेवेन्यू जनरेट होगा, वो गाय दूध देगी और उसी छिलके से वो 5 टन का गोबर बनेगा। तो वो गोबर वापस हमारा खेती में डलेगा, जिसको हमें लाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो लाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट बच गया हमारा और भेजने के लिए भी हमारा ट्रांसपोर्ट बच गया। और ऐसे हम 25% मटेरियल को एक रेवेन्यू मॉडल में यहीं पे बदल देते हैं और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना किसान को यहाँ पर फ़ायदा होता है। और जब ये मटेरियल हमारा बाज़ार में बिकने जाता है तो हम इससे अन्य जगह पर ट्रांसपोर्ट बचा के इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और सोसाइटी को भी इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि वो इतना सब्जी का डब्बा अगर रख लेते हैं और फिर उसको बार बार यूज़ करते रहते हैं तो उन्हें बार बार हर सब्जी को बाज़ार खरीदने के लिए नहीं जाने की ज़रूरत, उनका वक्त और धन दोनों चीज़ें इससे बचती हैं। तो इस तरीके से इस तकनीक के माध्यम से हम किसानों को बता रहे हैं कि वो सोलर
तकनीक के माध्यम से सब्जियों को डिहाइड्रेट करें और फिर इन्हें बाज़ार में लेके जाएं और अच्छे दाम कमाएं। देखिए इसका हमने ड्राइंग बनाया है। कोई भी किसान भाई अगर चाहें तो इसका हमसे डिज़ाइन ले सकते हैं, ड्राइंग ले सकते हैं और फैब्रिकेट खुद से कर सकते हैं। इसमें एल्यूमिनियम के ये कंडोल पाइप लगाए हुए हैं हमने, एसएस के नट लगाए हुए हैं और ये सारा स्टेनलेस स्टील की इसमें जाली लगी हुई है ताकि इसमें जंग ना आए किसी तरीके की बारिश में। ये लगभग 10-15 साल तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये 250 माइक्रोन की यूवी रेस प्रोटेक्टेड पॉलीथिन है। एक उसमें सोलर पैनल प्लेट लगती है और एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगता है जो कंप्यूटर के पीछे लगता है। तो इस तरीके से सब मिला के अगर मटेरियल की हम कॉस्ट जोड़ें तो 24,000-25,000 के बीच में ये बन के तैयार हो गया है और ये 10 से 15 साल आराम से इसकी लाइफ है। बारिश में, धूप में, ठंडी में, किसी भी मौसम में से बाहर रखा जा सकता है। तो जो किसान भाई इसको बनाना चाहें वो हमसे डिज़ाइन ड्राइंग ले लें और अपने यहाँ लोकल मिस्त्री को बुला के ये मटेरियल अरेंजमेंट करके और बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम इसको बहुत ही कम सस्ते दाम में बनाते हैं ताकि किसान, हर एक किसान इसको बना सके और इसको लेके इसका फ़ायदा उठा सके। आकाश जी से मिलने में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे उनके इस मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में देखा और समझा इसको, तो अब चूँकि जैविक की तरफ मेरा भी रुझान अधिक था, तो इसलिए मैं सर से मिलने की मेरी मन में इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं और समझूं इसको और विजुअली एक तरह से देखकर उसे थोड़ा समझूं। और ये सर आज के समय में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है क्योंकि लोग हों जो जिस तरह से हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं और उन्हें ये मालूम ही नहीं कि वो क्यों खो रहे हैं। तो ये इस विषय पे जो सर एक जागरूकता ला रहे हैं लोगों में। आकाश जी का पहले मैंने कोई यूट्यूब पर वीडियो देखा था और ये भी अपने में युवा थे, तो मैंने भी सोचा अपने भी युवा थे, युवा अपने फार्मिंग करके क्या कुछ कर अलग किया है। इसलिए मैंने यहाँ पधारने के बाद ये 2 दिन की ट्रेनिंग ली, इसका मेरे पूरा ये मल्टी लेयर फार्मिंग समझ में आई है। मैं पहले से ही ऑर्गेनिक के बारे में काम कर रहा हूँ और जब मैं हमारा आकाश भाई जी के यूट्यूब में वीडियो देखा तो मुझे लगा कि वहाँ मुझे जाना है और पूरा ग्राउंड के लेवल से सीखना है कैसे ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि मुझे पता है सारे जो रोग है वो खाने पाने से आता है और खाने पीने की चीज़ से आता है। सारे फसल और केमिकल से हो रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाला बहुत महत्वपूर्ण है वो इसलिए क्योंकि जो हम लोग हमारे यहाँ अदरक हो, लहसुन हो, प्याज, कई सारी ऐसी फसलें होती हैं जो हमारे खेतों से निकलती हैं तो उनका रेट बहुत कम होता है। लेकिन अभी जैसे आलू का देखो, इसमें आलू रेट क्या जा रहे हैं, अदरक का रेट देखो बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब किसान खेत से कई बार निकलती है उनको वो रेट नहीं मिल पाता। तो किसान, लेकिन कोल्ड स्टोरेज सबके पास नहीं है, तो देसी कोल्ड स्टोरेज जो है कैसे उनका संरक्षण किया जाए। तो आकाश सुरसिया जो है, जो कि मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं, जो भारत में जैविक प्राकृतिक खेती को लेकर के ब्रांड भी बन गए हैं, बहुत सारे किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने एक मॉडल विकसित किया है, अपना खुद का तरीका ईजाद किया है जो है ज़मीन में गड्ढे करने का। थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर इसमें हम क्या करते हैं ना, पहले 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा और लगभग लंबाई आपके हिसाब से आप ले लीजिए जितना आपको मटेरियल रखना है, तो वो गड्ढा खोदते हैं और 2 तरीके से इसको गड्ढे को रेडी करते हैं। गड्ढा खोद के अगर हमें इसमें गोबर लीपना है तो एक तरीका तो ये होता है कि गड्ढे की दीवार को और ज़मीन के सरफेस को गोबर से लीप दीजिए, तो फिर उस कंडीशन में गड्ढे को सुखाते नहीं हैं, सीधा गड्ढा खोद के और गोबर से लीप देते हैं और फिर गोबर को सूखने देते हैं। 3-4 दिन में जब वो गोबर सूख जाता है तब जाके हम जो भी हमें अदरक है, हल्दी है, अरबी है, कचूर या कुछ इस तरह की कंद वाली फसल है वो जाके हमने खड्डे में भर दिया और फिर ऊपर से भी गोबर की लगभग आधा इंच की परत हमने ऊपर से गोबर सीधा ऐसे रख दिया। एक गोबर नम या फिर खाद वाला? नहीं, केवल ताज़ा गोबर लीपना है और उसके ऊपर से भी रख देना है और फिर उसके बाद इस गड्ढे को धूप और छाया से बचाना है, धूप से और पानी से बचाना है। इसमें बारिश का पानी नहीं भरना चाहिए और डायरेक्ट इसमें सनलाइट नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह पेड़ के नीचे जो हमारी जगह जिसमें हम मान के चलो फसल नहीं उगा पा रहे, तो हम इस तरीके से इस गड्ढे का प्रयोग करके इसमें स्टोरेज करते हैं। तो जी ये देखिए यहाँ पे इसमें काली हल्दी स्टोरेज है। तो एक तरीका ये होता है कि आप वैसा करके स्टोरेज कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि पलास के पत्ते आप लीजिए और ज़मीन पर पलास के पत्ते को बिछा के और साइड में लगा के और उसमें आप मटेरियल को भर दीजिए और पत्तों को फिर ऊपर से ढक दीजिए और फिर उसके बाद जो है ना
इसको रखा रहने दीजिए। तो ये 5 से 6 महीने तक आप इसमें फसल रोक सकते हैं। जैसे आपके यहाँ मान लो इससे पानी चला गया जी। बारिश में और इसमें अंकुरण हो गया, ये देखो हमें जी। अंकुरण दिखाई पड़ रहा है। करहे। इससे क्या नुकसान हुआ कुछ? नहीं नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये हमने बीज के लिए स्टोरेज किया था। ओके, हाँ, तो ये तो और भी अच्छा है कि अब हम सीधा जाके लगाएंगे तो वहाँ पर पहले पौधा से अंकुरण हो चुका है, देखिए। बिल्कुल, और सीधा लेकिन अगर मान लीजिए जी। हमें बीज ना करना होता तो क्या इसका कोई नुकसान होगा? हाँ, अगर बीज नहीं करना है तो फिर इसमें पानी नहीं लगने देना चाहिए, फिर वो आपको केयर करना पड़ेगी। अभी बारिश आई अचानक से तो गिर गया इसमें पानी, अब हमें पता था खेत में ही लगाना है तो हमने ज़्यादा केयर नहीं किया। अगर आपको बाज़ार में बेचना है या फिर प्रोसेसिंग करनी है तो फिर आप इस पर कुछ ढक के रखिए बारिश आने के समय पे कि बारिश का पानी इसमें ना जाए। तो ये एज इट इज़ बिना अंकुरण के ये रहेगा। अच्छा, हमने जैसे खेत से निकाला जी। चाहे अदरक हो जाए, अरबी हो जाए इनको, और हमने इसमें रख क्या उसको थोड़ा सुखाना है या सीधे निकाल कर देना है? नहीं, आप खेत से निकालिए और हल्की सी जो मिट्टी और हल्का नमी रहता है वो पेड़ की छाया में डाल के आप रख दीजिए 2-4 घंटे, अपने आप वो मिट्टी झड़ जाएगी और फिर आप सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके सीधा मटेरियल को भर दीजिए। ये आपका आजमाया हुआ है? हाँ, बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट चीज़ जी, है, जी, किसान जी। इसे रख पाए। और हर एक यहाँ कोल्ड जी। स्टोरेज नहीं होते हैं, तो वैसे जी। में ये चीज़ें जो हैं वो आपको हम करके और देंगे। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सर कि जैसे मान के चलो किसान ने इसमें अपना माल रखा, अभी जैसे अरबी आया था तो अरबी जब बाज़ार में हमारी फसल आई थी तो हमने लोगों को होम डिलीवरी में भी 20 रुपए किलो दी थी क्योंकि मंडी में ही 15 रुपए का रेट था। फिर धीरे धीरे देखते देखते अभी 80 रुपए 90 रुपए बाज़ार में रेट चल रहा है उसका। तो हमने क्या किया, सारी अरबी को जो है ना, पहले हल्दी के पहले उसमें अरबी हमने स्टोरेज कर रखी थी और फिर वो हल्दी हमने अभी 90 रुपए किलो बीज में लोगों को दिया। तो ये फ़ायदे होते। अगर हम वही उस समय 20 रुपए किलो सारा बेच देते तो हम 90 का रेट नहीं ले पाते। और किसान भाई इसको इसलिए नहीं कर पाते कि अगर ये फसल अगर हमने घर में रख ली तो इसका वजन लॉस हो जाता है। हाँ, ये सारा अदरक है? ये काली हल्दी है, ये पूरी काली हल्दी है, ये पूरा काली हल्दी है। अदरक भी करते हैं अपन। मुझे लगा कि शायद उसका भी जी जी जी, इसमें अदरक भी रख सकते हैं, अरबी भी रख सकते हैं, कचूर भी रख सकते हैं, कई ऐसी फसलें रख सकते हैं। तो इसमें वजन लॉस नहीं होता है और आप 5 से 6 महीना इसका स्टोरेज कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि जैसे आप अभी बारिश के पहले पहले ये कंद वाली फसल निकाल लेंगे तो यही नाली जो है ना पानी को रिचार्ज करने के काम आएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी पेड़ों की पतझड़ है जो गर्मी भर में हुई है वो सारी पतझड़ इसमें भर देते हैं, खाद यहीं बन के गई। यहीं झाड़ के। फिर नहीं, वो खाद तो बनेगी लेकिन ये पतझड़ इसमें भर दिया, फिर बारिश का पानी आएगा तो पानी भी इसमें रहेगा, तो खेत का पानी बह के नहीं जाएगा, पानी भी रुकेगा और पानी और मिट्टी ये जब कचरे से मिलेगी तो वो बढ़िया कंपोस्ट बन जाएगी। तो बारिश के बाद इसमें हम कंपोस्ट निकाल के खेत में डाल लेते हैं और फिर हमारा खड्डा फिर फसल को स्टोरेज करने के लिए रेडी होता है। तो एक ही मतलब जो है ना, हम खड्डे का उपयोग 2-3 तरह से कर लेते हैं और पेड़ की छाया में ये सारा काम होता है। ये अच्छा ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा, जी। ये लगे हाथ ये बता दिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हल्दी हो गई, अदरक जी। हो गई, इनकी हमें क्या आम के बाग में इनकी खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कि कुछ लोग कहते हैं जी। कि पैदावार पर असर पड़ता है, कुछ जी। कहते हैं कि मेहनत ज़्यादा लगती है, जी। तो क्या करना चाहिए वो? सर देखिए, अगर हमारे पास स्पेस है और छायादार जगह है तो हम उसमें मेड़ा बना के हम इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो वो जगह वेस्ट तो पड़ी है और उसमें ज़्यादा घास और खरपतवार और वो सब मेंटेनेंस भी आपका बढ़ जाता है। और अगर आप फसल उगाते हैं तो कुछ ना कुछ आपका अच्छा रेवेन्यू उसमें बन जाता है। तो करना चाहिए, हम तो करते हैं और इस तरह से भी हम स्टोरेज के रूप में भी हम ये इसका मुझे उपयोग बहुत अच्छा लगा, करेंगे। इसको आप आजमाइए जरूर, अपने थोड़ा सा करके जी। देखिए। अगर सफल हो जाए, सब कुछ सही चल जाए तो अगली बार इसको आजमाइए। कि अगर आपने फसल खेत के निकालते ही बेच दिया तो सबने कहा रखा है प्राकृतिक, जैविक, किसी तरह खेती करने वाला आदमी व्यक्ति है, सबने कहा है कि फसल तो पैसा कोई और कमाता है, उगाता किसान है। अगर जी। किसान उसका थोड़ा 2-4 काम और सीख जाएगा तो उसको जी। पैसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, छोटी छोटी जानकारी हैं और हमने आकाश जी से बहुत सारी बातें की हैं जो अलग अलग वीडियो में आप देख सकते हैं, न्यूज़ पोर्टली पे भी हैं और भारत के अलग अलग बहुत सारे समाचार प्लस पे आपको ये ढूंढे मिल जाएंगे। जी, धन्यवाद।